कल बेटे कल की क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे और इसी पर हमारा टाइम ओवर हो गया था। ये पूरा नहीं हो पाया था, इस क्वेश्चन को कर लीजिए। A solid A positive B negative has NaCl type closed pack structure if the anions has the radius of 250 picometer। जो R नेगेटिव है वो 250 पिकोमीटर का है। What should be the ideal radius of the cation? कैटायन की रेडियस हमको निकालना है। कैलकुलेट करेंगे R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव इज इक्वल टू, इससे पहले समझ लीजिए कि NaCl टाइप क्रिस्टल है और अगर मैं NaCl की बात करूं तो दैट इज इक्वल टू 6 into 6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 0.414 से 0.732 तक का डिस्टेंस होगा। तो ये रेशो आपको मिलेगा, दोनों से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक से आपका काम बन जाएगा, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला। तो सबसे ज्यादा साइज का कितना मिलेगा, तो ये हमने लगभग कैलकुलेट कर लिया था। आर पॉजिटिव हमको निकालना है, आर नेगेटिव 250 पिकोमीटर दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 0.414। यहां से लेके यहां कैलकुलेट कर सकते, तो 0.414 वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये मेरे हिसाब से कल देव ने मुझे बताया था आर पॉजिटिव का वैल्यू करीबन 103 पिकोमीटर के आसपास आ रहा है। यही आ रहा था ना देव? यस सर। तो अब देखिए क्या कह रहा है हमसे। कह रहा है व्हाट शुड बी द आइडियल रेडियस ऑफ द कैटायन। कैटायन का आइडियल रेडियस तो ये, ठीक है, 103 पिकोमीटर। कहने कैटायन सी पॉजिटिव, क्या कोई कैटायन कोई भी कैटायन है सी पॉजिटिव, ये बाहर से आने वाला कोई कैटायन जिसका साइज है 180 पिकोमीटर, क्या कोई कैटायन सी पॉजिटिव जिसका साइज है 180 पिकोमीटर, क्या इसके टेट्राहेड्रल होल में फिट हो जाएगा? टेट्राहेड्रल होल क्या होता है? ट्रायंगुलर के ऊपर एक और बॉल लगी हुई होती है, यही तो टेट्राहेड्रल होल होता है। तो अगर टेट्राहेड्रल होल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा? 4। तो अगर 4 का कोऑर्डिनेशन देखें तो R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव का वैल्यू कितना होता है? 0.225 से लेकर 0.414 अकॉर्डिंग टू द रेडियस रेशो। एक क्वेश्चन का एक पार्ट हमारा खत्म हो गया कि आइडियल रेडियस कितना है, हमने निकाल लिया 103 पी। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट आप चाहो तो कल भी मैंने बताया था कि अगर आप ये तो 103 पिकोमीटर तो कैटायन का लार्जेस्ट रेडियस आ गया, अगर आप कैटायन का स्मॉलेस्ट रेडियस निकालना चाहते हो तो 0.732 तक चले जाओ, तो उनके बीच का आएगा। चाहो तो जाओ, नहीं चाहो तो मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि जो है सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट दोनों बताइए, नहीं, आपको एक बताना है 0.414 वाला लार्जेस्ट यहां तक का कैटायन जाए। अब ये कह रहा है कि वो टेट्राहेड्रल होल के बारे में भी बताओ। तो टेट्राहेड्रल होल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। तो 4 का कोऑर्डिनेशन नंबर का R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव, R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव, यही तो कह रहा है, इज इक्वल टू 0.225। आप जानते हैं R नेगेटिव की वैल्यू 250 पिकोमीटर दी गई है, R पॉजिटिव की वैल्यू आपको निकालनी है, कितनी आ रही है बोलिए? 0.225 इंटू 250। बेटे ये लगभग आधे के आसपास है, 0.414 के लगभग आधे के आसपास। तो अगर इसकी आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी वो जो है 54-55 के आसपास, लगभग 53 से 54 के आसपास की लगभग वैल्यू, इतने पिकोमीटर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी।
तो अगर टेट्राहेड्रल होल में किसी भी पार्टिकल को जाना है तो उसका रेडियस कितना होना चाहिए? बोलो। 53 से 54 पिकोमीटर के आसपास का होना चाहिए। तुम्हारे पास जो कैटायन इसने इन्वॉल्व किया है वो कितने पिकोमीटर का है? बोलिए। 180 पिकोमीटर। क्या जाएगा? नहीं। तो सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा? नो। नो कैटायन ऑफ 180 picometer cannot be slipped in टीवी। टीवी मतलब टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर नहीं जा पाए। ये क्वेश्चन था जिसके बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे। क्या आपको समझ में आ गया? आधा तो मैं पहले ही करा चुका था। जिसको समझ में आ गया वो वाई टाइप करे, मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी, फटाफट। एक अकेले लड़के ने टाइप किया है, बाद बाकी क्या कर रहे हैं? चलो ठीक। और ठीक, बढ़िया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कल छूट गया था, उसकी बात नाउ। हम लोगों ने NaCl क्रिस्टल और ZnS क्रिस्टल के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ZnS टाइप सॉलिड। जिंक ब्लेंड टाइप सॉलिड। क्या होता है जिंक ब्लेंड टाइप सॉलिड? ZnS। क्या होता है इसमें? Zn2 पॉजिटिव है, S2 निगेटिव। S2 निगेटिव तो CCP लैटिस बनाएगा। अपने आप मुझे बताएंगे CCP लैटिस का क्या मतलब है? FCC 1/8 into 8 plus 1/2 into 6 that is equal to 4. That is equal to 4. Zn2 पॉजिटिव कहाँ होगा? एवरी अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक। टेट्राहेड्रल वॉइड एकांतर चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित होगा। एवरी अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। क्यों नहीं ज्वाइन हो पा रहे? नेट बचा के रखा करो क्लास के लिए। चलिए, एवरी अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं? कोई बताएगा क्या मुझे? जल्दी बोलिए, कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं FCC में? 8। 8 में अल्टरनेट कर लो बेटा, कितने हो जाएंगे बताओ? 4। अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक। फॉर्मूला क्या हो गया मुझे बताइए? Zn4S4। ये फॉर्मूला किसका है? 1 यूनिट सेल का। ये फॉर्मूला है 1 यूनिट सेल। एक एकक कोष्टिका का सूत्र Zn4S। 4 से 4 काट दो, ZnS आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर टेट्राहेड्रल वॉइड चतुष्फल की रिक्ति में जिंक उपस्थित है, जिंक प्रेजेंट है, तो 4 तरफ से घिरा होगा। तो जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। S2 निगेटिव कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर पर।
कॉर्नर कितने तरफ से घिरा होता है? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड से घिरा होता है, 8 चतुष्फल की रिक्तियों से घिरा होता है। लेकिन वो ये कह रहा है कि हर टेट्राहेड्रल वॉइड में जिंक उपस्थित नहीं है, एक में है एक में नहीं। तो अगर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हैं जिनमें से एक में है एक में नहीं है, तो जिंक कुल मिला के 4 में ही तो अवेलेबल है। तो इसका मतलब S2 निगेटिव के चारों तरफ कितने जिंक होंगे? देखो बेटा, S2 निगेटिव के चारों तरफ रिक्तिकाएं होंगी 8, टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे 8, जिनमें से 4 में जिंक होगा, तो वो जिंक जिसमें होगा वही तो टच करेगा। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। तो फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? Zn4S4। अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास फॉर्मूला आ गया Zn4S4। अकॉर्डिंग टू जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्मूला आ गया Zn4S4। दोनों फॉर्मूले सेम है जी। ये होता है बेटा आपका जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर या ZnS टाइप। ये आपका स्ट्रक्चर नंबर 3। पहला स्ट्रक्चर था हमारा कौन सा बेटा? NaCl टाइप स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा था हमारा बेटे? CsCl टाइप स्ट्रक्चर। तीसरा स्ट्रक्चर ये मैंने एक एक्स्ट्रा आपको और कराया, ZnS टाइप स्ट्रक्चर। बेटा इसी तरीके का स्ट्रक्चर हमारे पास जो है कुछ डायमंड में भी होता है, जिसमें सारे के सारे कार्बन एटम ही लगे हुए होते हैं। अब ऐसे तो आप अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ने लगो तो आपके पास फ्लोराइट है, एंटी फ्लोराइट है, कई सारे टाइप के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। तो एक दो और मैं बता देता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। मैं चौथा एक बता देता हूं, फ्लोराइट स्ट्रक्चर। फ्लोराइट मतलब CaF2 टाइप। बेटा इसमें Ca2 पॉजिटिव कहां प्रेजेंट होगा बताओ? CCP लैटिस। CCP लैटिस का क्या मतलब है? 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6 हो गया 4। F निगेटिव कहां प्रेजेंट होगा बेटा? इन ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? 8। तो 8। तो अब एक यूनिट सेल का फॉर्मूला ऑफ 1 यूनिट सेल, फॉर्मूला ऑफ 1 यूनिट सेल, बोलो कितना हो गया? कैल्शियम कितने? 4, बोलो Ca4F8। टोटल फॉर्मूला कितना हो गया? CaF। अच्छा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लो। कैल्शियम आयन को, कैल्शियम आयन कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर। और एक कॉर्नर चारों तरफ से कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड रखता है? 8। 8 में फ्लोरीन है, तो कैल्शियम का हो गया 8। फ्लोरीन का कितना हो गया? फ्लोरीन तो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, चतुष्फल की रिक्ति में प्रेजेंट है। टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्रॉस वैलेंसी लगेगी हमेशा। जो कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो फ्लोरीन पर आएगा, और जो फ्लोरीन का होगा वो कैल्शियम पर आएगा। तो क्रॉस वैलेंसी लगा दो, फॉर्मूला दोबारा क्या बन जाएगा? कैल्शियम पर फ्लोरीन वाला आएगा, फ्लोरीन पर कैल्शियम वाला आएगा। दोबारा फॉर्मूला आपका क्या निकल गया? CaF। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है आपका? फ्लोराइट स्ट्रक्चर, फ्लोराइट संरचना। अच्छा एक और देखिए, इसको हम कहते हैं एंटी फ्लोराइड, ठीक उल्टा, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक उल्टी संरचना। किसकी उल्टी? फ्लोराइड जो पढ़ा उसकी उल्टी। इसका एग्जाम्पल क्या है?
Na2O स्ट्रक्चर। कौन कौन प्रेजेंट है इसमें? Na पॉजिटिव, O पर 2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव कहाँ प्रेजेंट होगा? CCP लैटिस। CCP लैटिस क्या होती है? 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6। एवरी कॉर्नर, एवरी फेस सेंटर, ये CCP लैटिस कहलाती है। क्या हो जाएगी? 4। अच्छा, Na आयन कहाँ प्रेजेंट होंगे मुझे बताइए? इन ईच टेट्राहेड्रल वॉइड, हर एक चतुष्फलकी रिक्ति में। कितनी रिक्तियां हैं? 8। तो हो गए 8। एक यूनिट सेल का फॉर्मूला निकालो। फॉर्मूला ऑफ 1 यूनिट सेल। Na कितने निकले? 8। Na हो गए 8, सॉरी Na लिखना, ठीक है ना? Na कितने हो गए बेटे? 8। O कितने हो गए बेटे? 4। निकालो क्या निकलेगा? Na2O। अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लो, समन्वय अंक, कोऑर्डिनेशन नंबर। Na तो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, तो इसके चारों तरफ कितने ऑक्सीजन होंगे? 4, क्योंकि चतुष्फल की रिक्ति 4 तरफ से घिरी होती है। तो Na के लिए आ गया 4। ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर पर, CCP लैटिस में। एक कॉर्नर के चारों तरफ कितने टेट्राहेड्रल वॉइड? 8। 8 में Na प्रेजेंट है, जी हाँ, तो इसके लिए 4:8। कोऑर्डिनेशन पर कैसा लगेगा? उल्टा। Na वाला जो आएगा वो ऑक्सीजन पे लगेगा, और ऑक्सीजन वाला जो आएगा वो Na पे। फॉर्मूला बना लो। Na पे क्या लगेगा? ऑक्सीजन का मतलब 8। ऑक्सीजन पे क्या लगेगा? Na। वैलेंसी तो हमेशा अपोजिट लगती है, क्रॉस वैलेंसी लगती है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ? Na2। तो क्या हमने जो फॉर्मूला निकाला और जो कोऑर्डिनेशन नंबर से निकाला वो दोनों सेम आ रहे हैं? जी हाँ, दोनों सेम आ रहे हैं। इसका नाम है एंटी फ्लोराइड संरचना, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। मेरे हिसाब से आपको आयनिक सॉलिड के ये मैंने 4-5 जो स्ट्रक्चर्स बताए ये आपको समझ में आ गए होंगे। इनमें ज्यादातर यही है कि आपको इनको याद रखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। समझ बता रही है? अब बेटे हम लोगों की एक चीज बाकी थी जिसका नाम था डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सॉलिड की डेंसिटी कैसे पता? चलिए पढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ठोस के घनत्व की गणना। पहली बात तो ये समझ लीजिए, जो डेंसिटी है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब भार पर निर्भर करेगी, लेकिन भार पर ही निर्भर करे ऐसा नहीं। कहने का मतलब 1 ग्राम ठोस की जो घनत्व होगी वही 100 ग्राम ठोस की भी होगी, क्योंकि डेंसिटी इंटेंसिव है, ये मास डिपेंडेंट फंक्शन नहीं। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी, तो ये ध्यान रखिएगा। डेंसिटी 1 ग्राम ठोस की, 100 ग्राम ठोस की, या 1 किलो ठोस की, या 1000 किलो ठोस की, घनत्व तो कभी भी बदलता नहीं, डेंसिटी चेंज। चलिए भैया कैलकुलेट कर लेते हैं। थोड़ी देर मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, और मुझे जवाब देंगे। क्या बच्चों सिर्फ y और n में आपको जवाब देना है?
मैं चाहूंगा सब बच्चे जवाब। क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है? मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है? विशाल, बहुत ठीक है। तो मैं डेंसिटी बराबर, वेरी गुड वेदव्रत, मास बाई वॉल्यूम लिख लूं तो किसी को कोई समस्या तो नहीं है? मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको रटना ना पड़े बस, अन्यथा तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा देता और कह देता याद कर लो। मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि आपको रटना ना पड़े। ठीक, मास किसका निकालोगे? जितने एटम, जितने परमाणु, जितने पार्टिकल यूनिट सेल में होंगे उन्हीं का तो मास निकालोगे। तो एक परमाणु का मास, m तो मोलर मास होता है, एक परमाणु का मास m/Na होता है या नहीं होता? मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक परमाणु का मास इतना। अब यूनिट सेल में कितने परमाणु हैं वो डिपेंड करेगा रैंक जेड पर। ये मास आ गया या नहीं आ गया? यस और नो? जल्दी, जिसको नहीं समझ में आया वो एन टाइप करे फटाफट, 1 सेकंड लगती है। आ गया? चलो, एक परमाणु का मास m/Na, Na है मोल की संख्या। वेदव्रत को नहीं आया बेटा, m बराबर होता है मोलर मास। जैसे मैं कहूं कार्बन का मास 12 ग्राम, तो ये एक कार्बन परमाणु का मास नहीं है, ये है एक मोल कार्बन परमाणुओं का मास। तो अगर एक कार्बन परमाणु का मास निकालना हो तो हमको इस 12 को मोल से भाग करना पड़ेगा 6.022 इंटू 10⁻23 को। इतने ग्राम एक कार्बन परमाणु का मास है। वेदव्रत कुछ समझ में आया मोल कॉन्सेप्ट? 12 ग्राम एक मोल का मास है, ये एक मोल का मास। तो एक कार्बन का मास निकालने के लिए 12/Na करना पड़ेगा। Na क्या होता है? अवोगाद्रो अंक, 6.022 इंटू 10⁻23। वेदव्रत कुछ पल्ले पड़ा, समझ में आया? ठीक भैया, तो m/Na कर दिया, ये एक परमाणु का। अब किसी भी एक का कोष्टिका में सिंपल क्यूबिक हो, फेस सेंटर्ड हो, बॉडी सेंटर्ड हो, कितने परमाणु होते हैं उसकी रैंक के बराबर, तो रैंक से मल्टीप्लाई कर दिया, एक परमाणु के मास को रैंक से मल्टीप्लाई कर दिया, ये यूनिट सेल का टोटल मास आ गया जितने भी परमाणु थे, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या लिखते थे बच्चों? ए क्यूब, बोलो, बस डेंसिटी आ गई। अच्छा बेटे, ए क्या है? एज लेंथ। मालूम चले ए का मान पिकोमीटर में दिया गया, तो जो डेंसिटी होती है वो तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर होती, सेंटीमीटर क्यूब, सीसी, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगर ए का मान पिकोमीटर में दिया गया है तो पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर, दैट इज इक्वल टू 10⁻−10 सेंटीमीटर। तो कभी कभी ए का मान पिकोमीटर में दिया गया तो डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला लिखा मिल जाएगा, Z/Na इंटू ए क्यूब इंटू 10⁻30, -30 था, ऊपर गया तो 10⁻30, और यहां लिखा मिलेगा ए किसमें है? पिकोमीटर में, तो ये सेंटीमीटर में चेंज किया, ग्राम पर सी। तो आप इस 10⁻30 से घबराना नहीं, आपका फॉर्मूला ऊपर वाला है, बस यूनिट चेंज आपको करनी है, जो भी इकाई है उस हिसाब से आप बदल लेना। समझ बात आई? मैं कहूं कि ए का मान पिकोमीटर में न दे के एंगस्ट्रॉन में दे, तो एंगस्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है? एंगस्ट्रॉन का वैल्यू होता है 10⁻10 मीटर, सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 10⁻8,
क्यूब करोगे तो 10 टू द पावर -24, ऊपर ले जाओगे तो फिर +24 हो जाएगा। तो ये कोई फार्मूले का भाग नहीं है 10 की घात 30। ये तब है जब ए का मान पिकोमीटर में दिया गया, और अधिकांशतः पिकोमीटर में होता है। तो इसीलिए बच्चे कभी कभी गड़बड़ करके इस 10 की घात 30 को फॉर्मूले में अप्लाई कर लेते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको फॉर्मूले में अप्लाई नहीं करें। आपका फॉर्मूला ये मैंने ऊपर निकलवा दिया, M/NA × Z/A³ दैट इज ग्राम पर सीसी में आपका भार, सॉरी आपका घनत्व कैलकुलेट हो जाए। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बताइए। नहीं है? चलिए बढ़िया। बच्चों यहां तक हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन था ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट का। अब हमारे पास जो सॉलिड स्टेट का पोर्शन आ रहा है वो कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, जिसको सिर्फ समझना है, काफी आसान है, जिसको कहते हैं ठोसों में उपस्थित दोष। ठोसों में कौन कौन से दोष उपस्थित हैं? डिफेक्ट्स इन द सॉलिड्स। उसके लिए मैंने बहुत सारी पीपीटी आपके लिए बनाई, ध्यान दीजिएगा। डिफेक्ट इन द सॉलिड, डिफेक्ट्स को क्या कहते हैं बेटा? दोष। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, बताइए? ठोसों में उपस्थित दोष। कौन कौन से दोष हैं? दोष के भाग, नंबर 1 इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट को कहते हैं अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को रस समीकरणमितिक दोष। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को अरस समीकरण मिति दोष। तो दोषों को 3 भागों में बांटा गया, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अशुद्धता दोष, रस समीकरणमितिक दोष और अरस समीकरणमितिक दोष। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट या रस समीकरणमितिक दोष के कई सारे भाग किए गए। इसका नाम है शॉर्टकी दोष। इसकी कोई हिंदी नहीं है, शॉर्टकी डिफेक्ट को शॉर्टकी कहते हैं। फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल डिफेक्ट को फ्रैंकल ही कहते हैं। वेकेंसी डिफेक्ट, जहां पर एक वेकेंसी, एक होल, एक रिक्ति उत्पन्न हो जाए। और इंटरस्टिशियल अंतराकाश, तो इसको कहते हैं रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष। और इसको कहते हैं अंतराकाशी दोष। अभी एक एक सबको समझाऊंगा, हर एक को। अभी तो मैं एक टेबल बनवा। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक या अरस समीकरणमितिक दोष में मेटल एक्सिस, धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष। और मेटल डेफिशिएंसी में धातु न्यून दोष। ये बेटा ये टेबल है जो कि ध्यान रखना, एक एक करके समझिए। सबसे पहले जो इम्परफेक्शंस हैं सॉलिड में, उसको समझने की। इम्परफेक्शन मतलब दोष।
दो प्रकार के दोष पढ़ना शुरू कर रहे हैं। एक तो कोई एक ठोस बना हुआ हो, उसके किसी एक बिंदु पर कोई दोष उत्पन्न हो जाए, किसी एक बिंदु पर एक कोई दोष कोई गड़बड़ आ जाए। जैसे देखो सामने जो फिगर बना हुआ है बच्चों, उस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में सारे नीले गोले हैं, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं लाल पीले गोले हैं, कहीं कहीं गोले गायब हैं। ये समझाया गया है दोष कैसे उत्पन्न होते हैं। कहीं कहीं लाल गोले हैं, कहीं पीले गोले हैं, कहीं गोले गायब हैं। ऐसा भी हो सकता है पूरी लाइन गायब हो जाए, तो उसको जो है रेखीय दोष कहा जाएगा। किसी एक बिंदु पर, किसी एक पॉइंट पर कोई नई चीज आ जाए या वो पॉइंट गायब हो जाए, तो उसको बिंदु दोष कहा जाए। तो ध्यान दीजिएगा, पॉइंट डिफेक्ट का मतलब होता है बिंदु दोष। पॉइंट डिफेक्ट का क्या मतलब होता है? बिंदु दोष। कब उत्पन्न होता है? किसी एक पॉइंट पर कोई नया कण आ जाए, कोई कण गायब हो जाए, तो बिंदु दोष उत्पन्न होता है। लेकिन अगर किसी लाइन में पूरी लाइन गायब हो जाए या लाइन के बहुत सारे कण गायब हो जाएं, तो उस तरीके के दोष को लाइन डिफेक्ट कहा जाता। तो दो प्रकार के ये कह रहा है कि जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा उसको फर्दर समझाए दे रहा है कि दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। कोई एक बिंदु, कोई एक पॉइंट, कोई एक एटम, कोई एक परमाणु से कोई चीज गायब हो जाए, या वो परमाणु ही गायब हो जाए, या उसकी जगह कोई नया आ जाए, तो उसको बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट। और जो आइडियल अरेंजमेंट हो रहा था उसकी पूरी लाइन गायब हो गई, तो रेखीय दोष, सारे कण गायब, एक लाइन के सारे कण गायब हो गए, तो उसको रेखीय दोष। चलिए आगे बढ़ते। लिखा हुआ है पॉइंट डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड द पॉइंट और एन, एक बिंदु पर, एक परमाणु पर उत्पन्न होगी। जबकि लाइन डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशंस फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रो, पूरी लाइन गायब हो गई, तो उसे रेखीय दोष कहा जाएगा। नंबर पहला है रस समीकरण मितिक दोष या स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। रस समीकरण मितिक दोष। रस समीकरण मिति आप जानते हो, स्टोकियोमेट्री, कोई ऐसा दोष, कोई ऐसा डिफेक्ट डेवलप हो जाए जो स्टोकियोमेट्री चेंज न करे। अगर NaCl को NaCl लिखा जा रहा है, तो इवन आफ्टर द डिफेक्ट इज प्रेजेंट इन द सॉलिड, इट इज NaCl। डिफेक्ट आने के बाद भी उसके फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अगर किसी के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आ रहा और दोष उत्पन्न हो रहा है, डिफेक्ट डेवलप हो रहा है, तो इस तरीके के डिफेक्ट को रस समीकरण मितिक दोष, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है। ये डिफेक्ट किसी पदार्थ को दबाने से, गर्म करने से डेवलप हो सकता है, हीट से डेवलप हो सकता है। ड्यू टू द हीट, दिस इज ऑल्सो नोन एज, इसी का नाम हम लिख सकते हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। थर्मो का क्या मतलब होता है? हीट। कहीं हीट लगा दो तो ये इफेक्ट डेवलप हो सकता है,
जो कि सब्सटेंस के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करेगा, इसलिए इसका नाम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। ये दो तरीके का होता है, एक तो वैकेंसी डिफेक्ट और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दोनों समझाऊंगा। वैकेंसी मतलब रिक्तिका दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मतलब किसी अंतराकाशी स्थान में कोई पदार्थ पहुंच गया, अंतराकाशी। देखो बेटा, ये मैंने एक पार्ट आप लोगों का स्कैन करके निकाल लिया है। आपके उसमें हिंदी वाले बच्चे हिंदी की एनसीईआरटी में जैसा का तैसा लिखा हुआ उसको एक बार पढ़ लेना, मुझसे एक बार अच्छे से समझो, बार बार समझो, क्वेश्चन करो और एनसीईआरटी की लाइन अपनी कॉपी में लिख ले। बस इतना ही काम करना। मैं इनको समझाए दे रहा हूं कि वैकेंसी डिफेक्ट क्या है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है। जो ये सामने अंग्रेजी लिखी है बिल्कुल मत पढ़ो। मैं इंग्लिश वालों को भी कह रहा हूं, जो ये सामने इंग्लिश लिखी है बिल्कुल मत पढ़ो। जब मैं पढ़ाऊंगा तब घर पे बैठ के पढ़ो, तब बताना क्या मेरे पढ़ाने के बाद। ये जो अंग्रेजी फालतू की लिखी है इसका कोई पढ़ने का मतलब नहीं। मैं आपको लेके आ रहा हूं कि कैसे पहचान। अगले पे आ जाओ, इधर देखिए, थोड़ी देर मेरे साथ देखेंगे। क्या आपको ये सॉलिड बना हुआ दिखाई दे रहा है? ए बी ए बी ए बी ए बी, बोलो यस या नो। सॉलिड दिखाई दे रहा है सब लोग, सब बच्चों को? अच्छे से एक दो बच्चे जो मुझे जवाब देते हैं, वेदव्रत, भीमराज, तनुश्री, सॉलिड दिखाई दे रहा है ये पहला वाला। ये देखो वैकेंसी डिफेक्ट। क्या आप लोगों को नीचे सॉलिड दिखाई दे रहा है हरे रंग में बना हुआ? ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव। गुड। इस सॉलिड में क्या कमी है देख के बताओ। एक जगह से ए पॉजिटिव गायब हो गया या नहीं हो गया? देखो, एक जगह से ए पॉजिटिव गायब हो गया या नहीं हो गया? अगर एक जगह से ए पॉजिटिव गायब हो गया तो क्या रिक्तिका उत्पन्न नहीं हो गई? क्या यहां वैकेंसी नहीं हो गई? वो गायब हुआ तो वैकेंसी डेवलप कर गया। इस तरीके के डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। प्रेजेंट यहीं कहीं होगा। क्यों यहीं कहीं प्रेजेंट होगा? क्योंकि वो फॉर्मूला चेंज नहीं करेगा, बस अपनी जगह से गायब हो जाए। फॉर्मूला चेंज नहीं करेगा, अपनी जगह से गायब। समझ बात आ गई? तो इस तरीके के दोष को क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष या वैकेंसी डिफेक्ट। अच्छा,